अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। शहर में दाखिल होने के बाद बादशाह जफर को सबसे पहले बेगम समरो के घर में रखा गया और MH61 बटालियन के 50 सिपाहियों को उनकी निगरानी के लिए मुंतखब किया गया। कैप्टन चार्ल्स ग्रिफ्थ उन अफसरान में शामिल थे जिन्हें बहादुर शाह जफर की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में उन्होंने अपनी किताब दी न्यूरेटो ऑफ दी सीज ऑफ दिल्ली के मुहासरे की दास्तान में लिखा, मुगल खानदान का आखिरी नुमाइंदा बरामदे में एक सादा चारपाई पर रखे गद्दे पर अलती पालती मारे बैठा था। उनकी शक्ल सूरत में कोई अजमत वाली बात नहीं थी सिवाय उनकी सफ़ेद दाढ़ी के जो कमर बंद तक पहुंच रही थी। दरमियाने कद के बादशाह अपनी उम्र के 80 साल गुजार चुके थे। वो सफ़ेद लिबास पहने हुए थे और इसी कपड़े की पगड़ी सर पर थी। उनके पीछे 2 नौकर मोर के पंखों से बने पंखे से हुआ कर रहे थे। उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। उनकी नज़रें ज़मीन पर जिमी हुई थीं। इनसे 3 फुट के फासले पर एक अंग्रेज़ अफसर दूसरे पलंग पर बैठा था। इसके दोनों तरफ 2 अंग्रेज़ सिपाही संगीनों के साथ खड़े थे। अफसर को हिदायत थी कि अगर शहंशाह को बचाने की कोशिश की जाए तो वो शहंशाह को वहीं अपने हाथों से गोली मार दें। दूसरी तरफ बादशाह के पकड़े जाने के एक दिन बाद यानी 22 सितंबर तक जनरल आर्चडील विल्सन ये फैसला नहीं कर सके कि जिंदा बच जाने वाले शहजादों के साथ किया जाए जो अभी तक हुमायूं के मकबरे के अंदर मौजूद थे। कैप्टन हडसन का ख्याल था कि फरार होने की कोशिश करने से पहले उन्हें हिरासत में ले लिया जाना चाहिए। इन शहजादों में बागी फौज के सरबराह मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजर सुल्तान और मिर्जा मुगल के बेटे मिर्जा अबू बकर शामिल थे। जनरल विल्सन की रजामंदी से हडसन ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 100 फौजियों पर मुश्तमिल एक दस्ता तश्कील दिया, जिसकी मदद लेफ्टिनेंट मेकडावल ने की। ये पूरी टीम घोड़ों पर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हुमायूं के मकबरे की तरफ रवाना हुई। हडसन ने शाही खानदान के एक फर्द यानी बादशाह के भतीजे को अपने साथ ले जाने की तदबीर की थी। उनसे वदा किया गया था कि अगर वो उनके नुमाइंदे के तौर पर काम करेंगे और शहजादों को हथियार डालने पर आमादा करेंगे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। उन्हें शहजादों की शनाख्त का काम भी दिया गया था क्योंकि हडसन खुद किसी शहजादे को नहीं पहचानते थे। हडसन मकबरे से आधा मील पहले राख गए। उन्होंने बादशाह के भतीजे और अपने सरबराह खुफिया अफसर रजब अली को शहजादों के पास ये पैगाम देकर भेजा कि वो गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दें वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। हडसन अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके नुमाइंदों को शहजादों को हथियार डालने पर आमादा करने के लिए काफी जिद्दोजहद करनी पड़ी। आधे घंटे बाद शहजादों ने हडसन को पैगाम भेजा कि क्या वो उन्हें कत्ल न करने का वदा करते हैं। हडसन ने ऐसा कोई वदा करने से इनकार किया और गैर मशरूत हथियार डालने का इरादा किया। इसके बाद हडसन ने शहजादों को उनके पास लाने के लिए 10 सिपाहियों की एक टीम भेजी। लेफ्टिनेंट मेकडावेल ने बाद में लिखा, थोड़ी देर बाद तीनों शहजादे बैलों के जरिए खींचे जाने वाले एक छोटे से रथ में बाहर आए। उनके दोनों तरफ 5 सिपाही चल रहे थे। उनके बिल्कुल पीछे 2-3 हजार लोगों का हुजूम था। उन्हें देखते ही मैं और हडसन अपने सिपाहियों को पीछे छोड़कर उनसे मिलने के लिए अपने घोड़ों पर सवार आगे बढ़े। उन्होंने हडसन के सामने सर झुकाया। हडसन ने भी सर झुकाकर जवाब दिया और रथ चलाने वालों से कहा कि वो आगे बढ़ते रहे। हुजूम ने भी उनके पीछे आने की कोशिश की लेकिन हडसन ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। मैंने अपने सिपाहियों को इशारा किया और एक ही लम्हे में उन्होंने भीड़ और रथ के दरमियान पोजीशन संभाल ली। शहजादों के साथ उनके हथियार और बादशाह के हाथी, घोड़े और गाड़ियां भी बाहर लाई गईं जो गुज़िश्ता रोज बाहर नहीं आ सकी थीं। शहजादों ने एक बार फिर पूछा कि क्या उनकी जिंदगी बख्श दी जाएगी। हडसन लिखते हैं, मैंने इसका जवाब बिल्कुल नहीं दिया और उन्हें अपने सिपाहियों की निगरानी में शहर भेज दिया। मैंने सोचा कि जब शहजादे हथियार डाल चुके हैं तो क्यों ना मकबरे की तलाशी ली जाए। वहां हमें 500 के करीब छपाई गईं तलवारें मिली। इसके अलावा बहुत सी बंदूकें, घोड़े, बैल और रथ भी थे। मेकडावेल ने कहा कि उनका वहां कयाम अब खतरे से खाली नहीं। फिर भी हम तकरीबन 2 घंटे तक वहां रहे। इस दौरान मैं सिगरेट पीता रहा ताकि उन्हें यह तासुर मिले कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। थोड़ी देर के बाद हडसन और मेकडावेल अपने सिपाहियों से मिले जो शहजादों को उनकी निगरानी में शहर की तरफ ले जा रहे थे। हडसन और मेकडावेल दोनों ने बाद में लिखा कि शहर वापस आते हुए उन्हें खतरा महसूस हुआ। अमरपाल सिंह का कहना है कि जब वो दिल्ली से 5 मील दूर थे तो हडसन ने मेकडावेल से पूछा, इन शहजादों का क्या करना है? मेरे ख्याल में हमें उन्हें यहीं मार देना चाहिए, मेकडावेल ने जवाब दिया। हडसन ने इन रथों को वहां रुकने का हुक्म दिया। हडसन ने तीनों शहजादों को रथ से उतरने और अपने लिबास उतारने को कहा। कपड़े उतारने के बाद उन्हें दोबारा रथ पर बिठा दिया गया। इनके जेवरात, अंगूठियां,
बाजूबंद और जवाहरात से जड़ी तलवारें भी छीन ली गईं। हडसन ने रथ के दोनों तरफ 5 सिपाहियों को तैनात किया। फिर हडसन अपने घोड़े से आतरी और अपने कोलट रिवॉल्वर से हर शहजादे पर 2-2 गोलियां चलाएं। वो सब के सब वहीं ढेर हो गए। जब शहजादों को रथ से नीचे आतरनी को कहा गया तो वो बड़े एतिमाद के साथ नीचे आतरी। उन्हें एहसास था कि हडसन अपनी ताकत के बिल बोते पर उन्हें मारने की जसारत नहीं कर सकता था, इसके लिए उन्हें जनरल विल्सन से इजाज़त लेना होगी। उन्होंने ये सोचकर अपने कपड़े भी उतार दिए कि शायद अंग्रेज उन्हें बगैर कपड़ों के दिल्ली की गलियों में जलील करना चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद बादशाह के एक ख्वाजा सरा और एक दूसरे शख्स ने, जिस पर कई लोगों को कत्ल करने का इल्जाम था, फरार होने की कोशिश की, लेकिन मैकडावेल और उसके सवारों ने उनका पीछा करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मैकडावेल ने बाद में लिखा, तब तक 4 बज चुके थे। हडसन इन शहजादों की लाशों को रथ में रखते हुए शहर में दाखिल हुआ। इन लाशों को एक अवामी मकाम पर ले जाकर एक चबूतरे पर लिटा दिया गया ताकि आम लोग उनका अंजाम देख सकें। उनके जिस्म पर कपड़े नहीं थे, इनकी शर्मगाह सिर्फ चंद चीथड़ों से ढकी हुई थी।